इस बीच एक बड़ी खबर आपको कोलंबिया से जुड़ी हुई देते। दरअसल कोलंबिया में लैंडस्लाइड की घटना हुई और जिसके बाद से मलबे में अब तक दबकर 27 लोगों की जान जा चुकी है। मलबे में दबी बस और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रपति पेट्रो ने हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोलंबिया से जुड़ी हुई है। दरअसल कोलंबिया में लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड के बाद से जो बस वहां उस वक्त मौजूद थी उस पर मिट्टी का मलबा गिर गया, जिसमें कि कई लोग जो बस में मौजूद थे बुरी तरीके से इस मलबे में ही दब गए। हालांकि उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन देखिए कि आप तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं जो मलबा बस के ऊपर गिरा है वो कितनी भारी तादाद में, और ऐसे में इससे बच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। और इसी बीच मलबे में दब करके 27 लोगों की जान चली गई, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि अभी तक कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर ऑपरेशन में लगी हुई हैं, लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। और वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार रेस्क्यू की जो टीमें वहां पहुंची हुई है, लगातार लोगों को उस मलबे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मलबे को हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। हालांकि अभी तक 27 लोगों के मलबे में दबने के बाद से मौत की पुष्टि की जा चुकी है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कुछ और लोग अभी भीतर फंसे हुए हो सकते हैं, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, जिसके बाद से राहत बचाव कार्य लगातार तेजी के साथ चलाया जा रहा है। वो तस्वीरों भी दिखाने की कोशिश और समझाने की कोशिश आपको करें कि कैसे यहाँ रेस्क्यू का काम भी चलाया जा रहा है। और जो तस्वीर ऊपर ड्रोन के जरिए ली गई थी उसमें भी साफ तौर पर हमने देखा कि कैसे लोग फंसे हुए उनको निकालने की कोशिश। मलबे का एक बड़ा पहाड़, एक हिस्सा जिस तरीके से दरका और मलबे का ढेर आकर के इस बस पर गिर गया। इस पूरे हादसे पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो के तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। ट्वीट करते हुए वो दो तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बार बार दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा यह हादसा। इस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई। और अब बात गुजरात चुनाव की करेंगे, क्योंकि गुजरात में दोनों चरणों का चुनाव अब खत्म हो चुका है और हिमाचल और दिल्ली में भी चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब बस कुछ घंटों का इंतजार है और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल पर नजर डाले तो गुजरात में लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है, तो वहीं हिमाचल में भी सत्ताधारी बीजेपी की सरकार में बरकरार रहने के ही संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के सबसे बड़े फेरबदल में दिल्ली का भी नाम शुमार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फेरबदल की स्थिति इस बार दिल्ली में भी बनती हुई एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है। एमसीडी चुनाव में यह दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए और ये तस्वीरें एग्जिट पोल्स के जरिए सामने आ रही है। हालांकि 8 दिसंबर को इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिर क्या वो तस्वीर होगी, गुजरात की कमान किसके हाथ में होगी और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर के किसके पक्ष में रिजल्ट होगा। गुजरात में चुनावी शोर अब पूरी तरह बंद हो चुका है। दोनों चरणों में हुए मतदान में जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर पर टिकी हैं। 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के रिजल्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को एक बार फिर बहुमत मिलने के आसार हैं, यानी हिमाचल में एक बार फिर कमल खिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती दिख रही है। ZBARC के मुताबिक बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस को 20 से 25 सीटें, आपको 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, तो अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40, आम आदमी पार्टी को 0, तो अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें इंडिया टीवी की, तो उसके एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 26 से 31, आपको कोई सीट नहीं, तो अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक के आंकड़ों में बीजेपी को 34 से 39, कांग्रेस को 28 से 33, आपको 0 से 1 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब बात गुजरात की, यहाँ भी जनता ने एक बार फिर बीजेपी को सत्ता सौंपने का मन बनाया है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 128 से 140, कांग्रेस को 31 से 43, आपको 3 से 11, अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। आज तक के मुताबिक बीजेपी को 129 से 151 सीटें, कांग्रेस को 16 से 30,
आपको 9 से 21 तो अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। TV9 के आंकड़ों पर गौर करने पर पता चलता है कि बीजेपी को 125 से 130, कांग्रेस को 40 से 50, आपको 3 से 5 और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक टीवी के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी को 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आपको 2 से 10 तो अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आपको दिखाते हैं कि 4 दिसंबर को दिल्ली में हुए MCD चुनाव का कैसा रहेगा रुझान। इस बार इस चुनाव में 15 साल से काबिज बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी दिखाई दे रही हैं। तमाम एग्जिट पोल पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी को इस बार महज 71 से 93 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है वो ये कि आम आदमी पार्टी को 145 से 171 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटें मिलेंगी, जबकि अन्य दलों को 2 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो एग्जिट पोल के दावे अगर सच साबित हुए तो गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन दिल्ली नगर निगम में 15 साल से काबिज बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं यूपी में जल्द ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो सकती है। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा 30 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सबकी निगाह इस पर टिकी है कि यूपी का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। नए साल पर यूपी को नया मुख्य सचिव मिल सकता है। यूपी के वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 30 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पिछले साल रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था और फिर 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। यूपी के नए मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे पहला नाम मनोज सिंह का है। मनोज सिंह वर्तमान में यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। योगी सरकार में लगातार अपर मुख्य सचिव पंचायती राज और ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। मनोज सिंह मुख्यमंत्री की गुड बुक में शामिल अधिकारी हैं। दूसरा नाम संजीव मित्तल का है। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर है। ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वैसे यूपी ब्यूरोक्रेसी की ग्लोबी अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर चाहती है, लेकिन वर्तमान में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, जिस वजह से उनके मुख्य सचिव बनने की राह काफी मुश्किल है। सूत्रों की माने तो देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और केंद्र सरकार चाहती है कि यूपी में उसकी इच्छा का मुख्य सचिव नियुक्त हो। ऐसे में वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को एक और सेवा विस्तार दिया जा सकता है। दुर्गा शंकर मिश्रा प्रधानमंत्री की गुड बुक में शामिल अधिकारी हैं और राज्य में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत केंद्रीय योजनाओं पर खास निगाह रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र और भारतीय सेना को चेतावनी दे दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार और सेना जम्मू कश्मीर के चुनाव में दखल बिल्कुल भी ना दे, वरना यहां तूफान आ जाएगा। कभी सेना कश्मीर के लोगों को वोट नहीं डालने देती थी। लोग जाते थे तो उनके पैर तोड़ने की धमकी दी जाती थी। ईवीएम को कब्जे में रखा जाता था। ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दे दिया। और देखिए, जहां एक और सेना लगातार लोगों के लिए डटी रहती है, दिन रात वो अपने आप को मुस्तैदी के साथ बॉर्डर्स पर तैनात रखती है ताकि लोग सुरक्षित रह सके। उस सेना को लेकर के ये विवादित बयान देना कितना उचित कहा जा सकता है, क्योंकि अब इस पर सियासी घमासान भी धीरे धीरे सामने आ रहा है और साथ ही कई लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। विवादित बयान जो फारूक अब्दुल्ला ने दिया सेना और केंद्र सरकार को लेकर के, ये कह दिया कि अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे उसमें बिल्कुल भी दखल ना दे, वरना तूफान आ जाएगा। कभी सेना कश्मीर के लोगों को वोट नहीं डालने देती थी। लोग जाते थे तो उनके पैर तोड़ने की तक धमकी सेना की तरफ से लोगों को दी जाती थी। ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर के अब कई सियासी घमासान भी देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार, आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ एजुकेशन करेगा। इसलिए आपसे कहता हूँ, जमात को मजबूत कीजिए,
हम जमात से हैं, जमात के बगैर कुछ भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अगर है तो इस निशान से है, ये हल का निशान जो है तब फारूक अब्दुल्ला है, इसके बगैर फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं। तो फारूक अब्दुल्ला ने जो विवादित बयान दिया, इसके बाद से सियासी घमासान होना भी लाजमी बात है। फारूक के बयान के बाद से अब सियासी घमासान जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सियासी हलकों में अब सियासत देखने को मिल रही है और इस पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो सुनिए जरा। न वहां के लोगों को एतमाद में लिया है, न वहां के नेताओं को एतमाद में लिया है, और फौज की बड़ी तादाद कश्मीर के अंदर लगा दी है। इसके बावजूद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए और वहां का इलेक्शन भी इन हालात में, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तो कश्मीर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इतने दिनों बाद आपको याद आ रही है, और क्या क्या प्रसंग है। वैसे वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उनके इस बयान के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ भारत की आर्मी कभी भी कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करती है। और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते हैं। दरअसल हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद से प्रशासन में हड़कंप भी मचा हुआ है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चौधरी हिंदुओं से अपील की है उन्होंने, और ये कहा है कि सनातन समर्पण दिवस 6 दिसंबर को पूरे देश में दोपहर 12 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोत्री है और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। साथ ही मथुरा में ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। पूरे जनपद में धारा 144 को लागू कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना होने पाए, और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन राष्ट्रीय चौधरी ने जिस तरीके से पूरे देश भर के लोगों से अपील की, अब देखने यही होगा कि क्या 6 दिसंबर का दिन जो निर्धारित किया गया है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद के शाही ईदगाह को लेकर के जिस तरीके से मस्जिद और मंदिर का विवाद चल रहा है, उस बीच यह हनुमान चालीसा का पाठ किस कदर देखने को मिलेगा और क्या देश भर में ये महा हनुमान चालीसा का पाठ होगा या नहीं, ये पूरा विवाद समझिए। 6 दिसंबर को कार सेवकों पर हमला हुआ था। बाबरी मस्जिद से जुड़ा ये पूरा मामला था कि बाबरी विध्वंस किया गया था और इसी वजह से हिंदू महासभा ने सनातन समर्पण दिवस इसे घोषित किया। मथुरा में शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर दिया गया है और देश भर में चालीसा के पाठ का आह्वान तक किया गया। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, जिसको लेकर के अब हिंदू महासभा ने कहा है कि इसी दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का आत्मदाह का भी ऐलान देखने को मिला, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी इस हनुमान चालीसा के पाठ के लिए जुड़िए, देश भर में इसे फैलाया जाना चाहिए। अब सुरक्षा इंतजाम भी जरा जान लीजिए। 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। लगातार कई ऐसे लोग जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी भी हो जाता है। तो मथुरा में 2 सुपर जोन तैयार किए गए, 4 जोन और 8 सेक्टर में इसे विभाजित भी किया गया है। तो ये सुरक्षा इंतजाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 43 हिंदूवादी नेताओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है आज के दिन के लिए, क्योंकि 6 दिसंबर का दिन महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है जब हिंदू महासभा की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया हो कि देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और साथ ही साथ ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आज के दिन पर जो ऐलान किया गया, क्या ये सामने आपको नजर आता है या केवल बातों में सिमट कर रह जाता है। और एक और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के खानसर एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना तक शुरू कर दिया है। मामला इतना गर्मा गया कि विपक्षी दलों ने भी अब उनकी गिरफ्तारी की मांग करनी शुरू कर दी है और इसकी वजह है उनका एक बयान, उनका एक ऐसा वीडियो जिसमें कि विवादित बयान देते हुए खान सर को देखा गया है, जिसमें कि वो मुसलमानों को लेकर के विवादित बात करते हुए नजर आए हैं। तेजी से हो रहा है ये वीडियो वायरल और इसमें देखा जा सकता है कि कैसे खान सर हमेशा की तरह बड़ी सी स्क्रीन पर जहां एक और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो वहीं
कुछ उदाहरण देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चेष्टा उनकी पूरी तरीके से विफल साबित होती है। वीडियो में खान सर द्वंद्व समाज की पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को और वे कहते हैं कि संधि विच्छेद पढ़े हैं ना, कुछ संधि ऐसी होती है समास वगैरह में कि एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, सुने हैं कि नहीं। उदाहरण के तौर पर खान सर ये भी कहते हैं कि सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब ये कि सुरेश ने जहाज को उड़ाया। उसके बाद खान सर कहते हैं कि यहाँ अगर हम नाम बदल दें, सुरेश की जगह नाम बदलते हुए इसे अब्दुल कर दिया जाए तो अब्दुल ने जहाज उड़ाया। और यहाँ खान सर अब्दुल को ये दर्शाने की कोशिश करें कि अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया, यानी बम से धमाका कर दिया। उड़ाने से तात्पर्य ये था। और इसी बयान को लेकर के जिस तरीके का उन्होंने एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखा, अब विवाद बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। और खान सर के इस बयान को लेकर के जहां सोशल मीडिया पर एक और वो ट्रोल हो रहे, तो दूसरी तरफ वहीं कई ऐसे राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। उन्होंने भी खान सर की गिरफ्तारी की तक मांग कर दी है और कांग्रेस नेताओं ने भी उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। और इस पर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है खान सर को लेकर के, क्योंकि खान सर को लेकर के हर कोई, पहले तक भी जब खान सर का नाम आया करता था तो हर कोई बेहद उत्साहित नजर आता था, क्योंकि उनका मान सम्मान इतना ज्यादा माना जाता था, जिस तरीके से बच्चों को वो शिक्षा देते थे। लेकिन अब उन पर ये बड़ा आरोप लग गया है उनके इस बयान के बाद से, उनके इस उदाहरण के बाद से, कि आखिर किस तरीके की शिक्षा देने की कोशिश खान सर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खान सर बच्चों को नफरत भरी शिक्षा दे रहे हैं? और अब खबर है अफ्रीकी देश से जुड़ी हुई, अफ्रीकी देश सेनेगल से, जहां पर संसद में माननीयों के बीच जमकर के संग्राम देखने को मिला। तस्वीरें देख कैसे सेनेगल की संसद में जमकर के मारपीट हो रही है और संसद में बजट सेशन चल रहा था, जिस दौरान मारपीट की घटना अचानक से शुरू हो जाती। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जहां संसद को माननीय जगह मानी जाती है, वहां इस तरीके की तस्वीर का आना, आखिर किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि जो जमकर के मारपीट करने की तस्वीरें सामने आई। संसद में बजट सेशन चल रहा था और इसी दौरान सत्ताधारी पक्ष की सांसद एमी नादिए गनीबी और विपक्षी पक्ष के सांसद मसाता सांब के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मसाता अपनी सीट से उठे और सीधा महिला सांसद पर थप्पड़ तक जड़ दिया। तो थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए थे और इसके बाद से महिला सांसद भी भड़क उठी और मारपीट करने वाले सांसद पर कुर्सी फेंक कर मार दी। हालात बिगड़ते देखकर अन्य सांसद भी बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी तरह दोनों को शांत तो करवा दिया गया। ये पूरा विवाद अब वायरल भी हो रहा है। और जब महिला सांसद ने सेनेगल के एक आध्यात्मिक नेता की आलोचना कर दी, जिसके बाद से विपक्षी सांसद मसाता भड़क उठे और महिला सांसद से मारपीट शुरू कर दी। तो ये एक अभद्र व्यवहार संसद से आना आखिर कितना लाजमी या कितना सही ठहराया जा सकता है, आप अपने आप में सोच सकते हैं।